नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफ़ी देर तक कमरे में श्रद्धा का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फ़ोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि कोचिंग में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी। उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया। वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक ना भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेंगे श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से, फिर दिल्ली से बस से, सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। हाँ, कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिये में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंस कर देर तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया था। उसे लगा कि सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है। मॉल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नज़दीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था, गणेश चंद जोशी, प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकर नुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठकर में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद निबंध गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक
पर लिखा था श्रद्धा जोशी नाम। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थीं। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हूँ, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजाने लड़के से अपनी लड़की को ना मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा का घर पर ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाजशास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथों में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी, ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ, ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए। मेरे पास था, पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी। धड़कनें फिर बढ़ने लगीं। बात ना करो तब भी बेचैनी, और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतज़ार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए, बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह खड़ा रहा। हेलो, क्या यही वह आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है? क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से फिर आवाज़ आई, हेलो, कौन है? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ, श्रद्धा। मनोज, तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ,
मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फ़ोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था। एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लर्जती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाले मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाला था, आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराज़गी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्ज़ाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्ज़ाम इंग्लिश के पेपर में गलत एस्से लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में एस्से गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा। लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति, न अपने भविष्य के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था, वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा मिल गया। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की
प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए हैं। अब मुझे लगातार मेहनत करनी चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि आज 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई। न पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था। इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में चला गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देख पांडे समझ गया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग ज़रूर आइए। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतज़ार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज़ फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करता है। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से डिस्टर्ब नहीं होता, उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भरकर गालियां दी। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज, आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग सुनना पड़ जाएगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता है। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। वह जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग करते हुए कहा, जे मूछे काय कटाए लई, चश्मा लगाए लो। मोए तो तेरी लक्षण ठीक न लग रहे। मोए तो लगते है कि तैने मोड़ी फसाए लई है ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक न कटाए दियो गांव की। अपने दोस्त की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। कमलेश कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी।
गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देख आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया, कितना कमजोर है। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज नहीं है। सब गंदा बोलते हैं, व्यंग करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर और कहाँ उसका घर। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यवहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोले, कब आयो? मनोज ने जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरो ट्रांसफर करबो चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं। सबकी खटिया खड़ी कर देंगो। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो। मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पिता ने उसे अनसुना करते हुए कहा, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी हैं। मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल की प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है। मनोज अगले दिन माँ से 2,000 रुपये लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। IAS, IPS, श्रद्धा, PSC। उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योगिता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कुहनी मारते हुए कहा, देखो अविनाश, योगिता कितनी सुंदर है। अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश, पांडे मटर पनीर अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो। ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह मेहमानों से बात करती, चहकती, मुस्कुराती योगिता को ही निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे कारण ही खुश है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे, दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबे पांडे को अविनाश का व्यवधान पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूंस लो पहले। मनोज को उत्सव के इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था। दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो, योगिता मेरे आने के कारण ही बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा, अविनाश पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह में भरे कढ़ी चावल गिर जाएंगे। फिर भी मुंह में कढ़ी चावल भरे हुए ही उसने अपनी मन की बात कह दी, पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अविनाश बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने
पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से में कहा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है। तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ अब क्या कहना चाहते हो। अविनाश की नज़र बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही है पांडे। वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देखकर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है, पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो, अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगिता उसके कारण नहीं, किसी और लड़के के कारण खुश है। अविनाश ने कॉफ़ी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो। मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। योगिता के पास पहुंचकर मनोज योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। यह शशांक हैं, जीजा जी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह एक अधूरा और आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़ा पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता शशांक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी कि भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं, वह दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अविनाश ने पांडे से व्यंग में कहा, पांडे अब चलें या खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसलिए वह मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खाना खा लेना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ तुम श्रद्धा को फ़ोन कराओ। मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे।
सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि यह गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद यह भरा प्रेमी लूटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली खोटी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भर पेट खाने के बाद तीनों कार से वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे ने फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं मीठा जहर होती हैं, जिनसे शुरुआत में ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती हैं। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिखे, तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेमी तो कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लपलपाई जीभ निकालकर भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अविनाश ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अविनाश उसकी स्वीकारोक्ति भी पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अविनाश से लिपट कर रोने लगा। अविनाश को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के शुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज में उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की ही दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज उसने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमरा कौन नहीं, अपने टेप पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वह सोनी सोनी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए थे। पांडे ने सफाई दी,
अविनाश बीच में कूदा। पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वह अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग को सुन मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ गई थीं। मनोज को यह समझ आ गया कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट के प्रीलिम्स की सफलता अब बेमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई, इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए उन सबसे बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे के नवल और अविनाश से ही बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्य हैं। वह कैसे पूरे देश के प्रतियोगियों को पछाड़ कर आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसके लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था, इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना था, लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही, यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर उसकी नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर उसे जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली खोटी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई में सहयोगी ही मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं श्रद्धा मैं हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। यही भक्ति मुझे शक्ति देती है। मनोज ने इन दिनों प्यार
भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घालमेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज, हम त्यागी जी के घर चलें। उनसे बात करते पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोढ़ से टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? त्यागी जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वह कह रहे हैं कि वह भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप का इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। त्यागी जी ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह की किसी स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब उनकी किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होंगी। त्यागी जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थीं। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज़्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये अत्यंत विचलित हैं। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मन माफिक लगे, लेकिन पांडे त्यागी जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है। यह अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं,
इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम के मिलने से क्या संबंध। आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई। और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझ पाते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाएं। त्यागी जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन नहीं लगाया, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वह। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता है। कितना क्षणिक है ना सब। एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल अविश्वास। अजीब प्यार है या जो एक समय में मजबूत दिखता है, फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात ना करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगा कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। ना करूं प्यार की बात, आवाज ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूँ? यह जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने यह सब। इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा था। 2 दिन पहले मनोज और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मनोज के पिता अभी सस्पेंड नहीं हुए थे। वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अविनाश और नवल पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरे किराए से ले लिए थे और मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता भी सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। उसने अविनाश के बगल में गांधी विहार में कमरा किराए से लिया। श्रद्धा दिल्ली आ गई थी। उसने
1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थीं जहाँ से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आरामगाह सी, उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह? मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली, देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत की कराएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है बस। मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। मनोज ने श्रद्धा से रोज शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। एक दिन पढ़ाई करने के बाद वापस जाते समय नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले संकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है, वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रहे तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बत्रा तक जाना है किताबें रखने के लिए। एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। वहां पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि छोटी सी रैक तो है, मैं ही ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उसके पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था, मनोज ने कहा। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि उसने मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था। पर योगिता के जाते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है, वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियाँ खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियाँ लड़कों से इसीलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। श्रद्धा ने मेले में 3-4 किताबें खरीद लीं। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठा कर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन की जीवनियाँ उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठा कर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने कहा, मनोज, तुम ये किताब लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की ये जीवनियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर उसने कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था।
उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से वह प्रसन्न हो गया। उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी। क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी। वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य देखकर उसने कहा। मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उसने यह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे से घूमते घूमते वह थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफ़ी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मनोज। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात कहने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की। श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश एस्से और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लेकिन मनोज का मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, मैं किसकी सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में एस्से लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसे गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था शायद, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लिए तेज चाल से वापस आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज, यह तुम्हारे लिए। मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा, जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताबें उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा, पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वह मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनोज, अब चलें, लेट हो रहे हैं। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है। श्रद्धा बस की खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे डला रहा। यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली, किताब का पहला पेज खोला और उस पर लिखा वाक्य जोर जोर से पढ़ने लगा, मनोज की उड़ान के लिए। फिर वह मनोज से बोला, ओहो, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भुखमरी से नहीं।
कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा मनोज जी। प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे, हमें इस तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, प्यार में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशनल लगती है। मनोज, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थी। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार के जंजाल में फंसकर तुम अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारा भला है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुँचा रही है। मनोज ने श्रद्धा से अपने प्यार की पुरानी विचारधारा पांडे को फिर से समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा, जब तक योगिता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई समस्या नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज, अब तुम्हें यह तय करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं रह सकता। अपना निर्णय बताओ, मैं या श्रद्धा। मनोज को पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोज। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया। उसमें अपनी किताबें और कपड़े भरे, दीवार पर चिपका संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ा और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इसके पहले पांडे कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अविनाश बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया। मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बैठा लिया है। जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाऊं केस? मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर? क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब, बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि मैं एमपी में डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात में रहूँ। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड है तो कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से मेरा रोज पाला पड़ता है। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अविनाश ने हवलदार के कान में कहा, सर, इसे माफ कर दीजिए। पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में चला गया है बेचारा। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवल ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर से बदतमीजी करते हुए। झूठे आदमी, माफी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे शायद समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फायदा नहीं है। मनोज ने हवलदार से कहा, सर, माफ कर दीजिए प्लीज। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसा कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है।
पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं, मोए फिर सस्पेंड कर दो। मैं ना मानूंगा, डिप्टी डायरेक्टर की अक्ल ठिकाने लगा देंगो। मैंने भी ठोक के कह दिए, भूखों मर जाऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बात उसके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार न मानने का हौसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किया बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मुहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव के लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपया किराया लग है मोहब्बतक, मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इनका यह पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ ही नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था।
बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझा पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे। उसने पुजारी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा में भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वह देखिए, वह छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे ना मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो जाएगा, यह वह जानता था। पांडे के साथ उसे पैसों की समस्या कम थी, लेकिन पांडे के जाने के बाद उसे एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने का था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में वरुण नाम का एक लड़का रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, वरुण और उसके रूम पार्टनर का खाना बनता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुक मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने वरुण से बात की, वरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। वरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उसे किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में रहने वाला लड़का शरद दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी।
इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई। मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1,000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है। मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं। कहीं ना कहीं काम ज़रूर मिल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी, जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थीं। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वह डर के 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला आई। मनोज ने उससे कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ। क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? महिला सभ्य थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं। वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम को ना तो कभी कल्पना की थी, ना उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना है तो सब पैसे कमाने के लिए ही। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं। फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म। महिला ने 500 रुपये एडवांस में उसे दे दिए। वह खुश था। उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाहता था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देख खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ते घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह भी डर लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए ना देख ले, कहीं श्रद्धा उसे ना दिख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता
घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्ते को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए हुए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिला है। रोज 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा यह न कह दे कि कुत्ते घुमाने काम मत किया करो। उसने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाके पांडे से मिल आए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई आईपीएस आया है, पर नजदीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वर्दी पहन रखी है। मनोज ने पूछा, गुप्ता, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुए था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर ही रोज पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूँगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भूला नहीं था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। दोनों समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है। लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज, तुम यदि आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा कि उसने यह वर्दी कहाँ से खरीदी है। मैं भी पहन पढ़ूंगा कल से। श्रद्धा मनोज की इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए।